तो ये समझ गया ना, दिस कोड जो है वो ये कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होगा। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट है, तो बेस मॉडल का कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट भी क्यों हम लोग ऐड किए थे, मैं सिचुएशन के साथ बताया हूँ। जो लोग का मिस हुआ वो लोग एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग में रहेगा, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ है, ठीक है। जो लोग लिटरली रिकॉर्डिंग देखे रहेंगे ना, उन लोगों को बहुत अच्छा समझ में होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्रिएटेड ऑन का फंडा तो हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो और कौन सा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है मेरे को, कैंडिडेट्स की, तो मतलब इसमें कोर्स के लिए कैंडिडेट फील होके आना चाहिए, अभी इसकी ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं डालेंगे। क्रिएटेड बाय में, हाँ क्रिएटेड बाय में हम लोग को डालना रहेगा। तो क्रिएटेड बाय की डेट यहीं से सेट होगा, ठीक है। जहाँ से सेट होगा तो मैं इधर पे लिख देता हूँ। इसको भी कॉमन बनाएंगे हम लोग, कब बनाएंगे, जब हम लोग का लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तब, बिना उसके नहीं बना सकते, क्योंकि क्रिएटेड बाय में जो करंट लॉगिन का नेम रहेगा ना वो आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं डाल देता हूँ सिस्टम। अभी नेक्स्ट काम हम लोग को वही करना है, लॉगिन पे ही जाना है। ये अपना थर्ड कंप्लीट करके लॉगिन का ही बताना रहेगा। इसको हॉट रीलोड कर देते हैं और इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं, फिर से हिट करते हैं। तो यहाँ पे कोर्स में क्रिएटेड बाय में नल आएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्रिएटेड बाय अपडेट हो जाएगा। ये सिस्टम सेट हो गया, तो ये भी हो गया। अभी डिलीटेड बाय, ये तो नल ही रहने वाला है, डिलीटेड ऑन नल रहने वाला है। ड्यूरेशन 6 प्रॉपर आ गई है, फीस भी आ गई है, आईडी खुद से जनरेट होगी, तो आईडी हम लोग को नहीं करना है। जीरो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है इंटीजर की, इसके लिए जीरो दिखा रहा है। और नेम कोर्स का आ गया, अपडेटेड बाय, इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट ट्रू आना चाहिए। तो ये भी बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ट्रू ही होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग को कहाँ कोड करना पड़ेगा, बेस मॉडल। समझिएगा, जब भी तुम लोग ये करोगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट जब बनाओगे क्रिएट का, तो उसको ना ऑब्जेक्ट की ईच वैल्यू को रिव्यू करो। ऐसा नहीं पहले सेव कर देता हूँ फिर देखेंगे जाके क्या फट रहा है क्या नहीं फट रहा। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, रिव्यू करके करो तो तुम्हारा डेटाबेस ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ ध्यान नहीं करने का। अपना लोकल में तो अभी मैं कर भी सकता हूँ, सेव करूँगा तो क्या होगा, इज एक्टिव फॉल्स हो जाएगा, इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा दिस डॉट इज एक्टिव इक्वल्स ट्रू। बाय डिफॉल्ट एक्टिव ट्रू रहेगा, जब हम लोग डिलीट करेंगे तो उसको फॉल्स कर देंगे, और हम लोग दिखाने के टाइम खाली ट्रू वाला दिखाएंगे। तो जब बंदा डिलीट करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, लेकिन वो इज एक्टिव फॉल्स होने की वजह से ग्रिड में दिखना बंद हो जाएगा। तो इसको हॉट रीलोड कर देते हैं यहाँ से, और इसको वापस से हम लोग हिट करते हैं। इज एक्टिव ट्रू आ गया, डेट भी आ गई, F10 कर दिया। अब ऑलमोस्ट हर वैल्यू मेरे पास सेटअप है जैसे मेरे को चाहिए। क्रिएटेड बाय में सिस्टम है, क्रिएटेड ऑन में करंट डेट टाइम है, डिलीटेड बाय डिलीटेड ऑन की ज़रूरत नहीं है, नल है। ड्यूरेशन 6 जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था वो आ गया, फीस जो थी टेक्स्ट बॉक्स की आ गई, आईडी ऑटो जनरेट होगा आगे जाके, नेम में जावा आ गया जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन तो अपडेट पे अपडेट होगा, इज एक्टिव ट्रू आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक्चुअल कोड यहाँ पे करना है। तो अब मैं ऑलरेडी क्रिएट वगैरह का एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड करके रखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी यहाँ पे सर्विस बनी है ना, ये कोर्स सर्विस, ठीक है। देखो कोर्स सर्विस में जाऊँगा तो यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड, ये ऐड फंक्शन को मेरे को यूज़ करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आया मैं, इसको कॉपी कर लो कोर्स सर्विस के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे आके लिखो कोर्स सर्विस डॉट ऐड, और उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट दे दो कोर्स का, हो गया ऐड। अब सेव चेंजेस के लिए अलग से फंक्शन हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं मेरे को याद नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं बनाए हैं इसके अंदर। इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं एक बार, बिजनेस 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 इम्प्लीमेंटेशन कोर्स सर्विस का ऐड, हाँ ये देखो है यहाँ पे सेव चेंजेस। तो अब मेरे को वहाँ सेव चेंजेस लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मेरा जो कंट्रोलर है ना वो क्लीन हो गया, कोड नहीं है कंट्रोलर में, 1-2 लाइन का कोड है, क्रिएट सब होगा। यहाँ पे आया, इधर पे क्रिएट का पोस्ट
सेव चेंजेस की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, तो अब एक्सेप्शन बताया था क्या रन टाइम, चलो मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया, मतलब ये कोड सक्सेसफुल चल गया, तो मेरे को इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, लिस्ट के ऊपर। और अगर ये फेल हो गया तो इसको यही रोक के एरर बता देना, यही मतलब क्रिएट के पेज, यही है ना। नॉर्मली मैं क्रिएट में वैल्यू डाला, वैल्यू डाल के सेव बटन पे हिट किया, अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो पेज चला जाएगा, लिस्ट में आएगा और लिस्ट में वो दिखने भी लगेगा जो मैं नया ऐड किया हूँ। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, बराबर। और अगर मैं ये हैप्पी फ्लो हो गया, अब अनहैप्पी फ्लो क्या हो गया, मैं क्लिक किया, कुछ एरर आ गया, तो वही पेज पे रुक जाना चाहिए, जो एरर आया वो बता देना चाहिए ऊपर रेड में कहीं पर भी, वो सेम पेज पे, लेकिन पेज सेम रुका रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न है, रिटर्न का कोड या तो रिडायरेक्ट टू इंडेक्स आएगा, इंडेक्स मतलब लिस्ट, इंडेक्स मतलब लिस्ट, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स से लिए क्रिएट किए लिस्ट के लिए, तो या तो रिडायरेक्ट टू इंडेक्स आएगा या तो रिटर्न व्यू आएगा। रिटर्न व्यू लिखने से सेम पेज पे रुक जाता है, रिडायरेक्ट टू इंडेक्स लिखने से रिडायरेक्ट कर जाता है नेक्स्ट पेज पे। तो ये दोनों लाइन कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होगी। वो कंडीशन क्या है, एरर आ रही है कि नहीं। तो ये इसमें एरर आ रही है, जो कोड तुम्हारे पास है, जो कोड ऐसा है जिसमें तुम सस्पेक्ट कर पा रहे हो कि ये फट सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये फट सकता है, एज ए डेवलपर मेरे को समझ में आ जाता है कि ये तो हो सकता है कि डेटाबेस अवेलेबल ना रहे, तो फट जाएगा। हो सकता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग रॉन्ग हो, तो भी फट जाएगा। हो सकता है कि माइग्रेशन का एरर आ जाए, तो भी फट जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ये कोड के एरर देने की, एक्सेप्शन देने की। तो उस टाइम पे हम लोग वो कोड को हम लोग क्या करते हैं, वो कोड को हम लोग डाल देते हैं उठा के एक ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्राई। तो ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है, ट्राई ब्लॉक का काम ये होता है, उसके अंदर जो भी कोड चलेगा उसके अंदर अगर कुछ रन टाइम में कुछ एरर आता है, चलते कोड चल रहा है, रनिंग में एरर आ गया, ठीक है। रन टाइम के अंदर कुछ दो टाइप का एरर है, एक तो कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम में क्या होता है, जो अभी जैसे मैंने सेमीकोलन लगाने भूल गया, तो वो तुमको पहले ही एरर दे देगा, प्रोजेक्ट तो रन ही नहीं होगा तुम्हारा, तो कंपाइल टाइम एरर हो गया। रन होने के बाद एरर आ रहा है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम है, वो उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर या एक्सेप्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्सेप्शन। तो रन टाइम का जो एरर है, अगर मेरे को मैं सस्पेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये कोड में एक्सेप्शन आएगा, तो उसको डाल देने का ट्राई में। अब तुमने ये तो सोच लिया कि एक्सेप्शन आएगा तो तुमने ट्राई में डाल दिया, लेकिन एक्सेप्शन आने के बाद क्या, तो जो आ गया उसकी हैंडलिंग लिखने का कैश में, उसकी हैंडलिंग क्या लिखने का कैश में। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ ट्राई में। तो देखो इसको मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके Ctrl+K+S प्रेस किया, यहाँ पे लिस्ट आई, इसको इधर पे लिखा मैंने ट्राई, इधर ट्राई, इसको लिखा मैंने ट्राई, हिट किया, तो जितने कोड को मैं सेलेक्ट किया था उसने उसको ऑटोमेटिक ट्राई कैच एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है। Ctrl+Z करता हूँ वापस से और मैनुअल करके बताता हूँ। तो ये कोड को मेरे को ट्राई में डालना है, तो मैंने ट्राई लिखा, ठीक है। ये कोड को मैं ट्राई में डाला, ठीक है। बताऊंगा मैं, शॉर्टकट बताऊंगा, पहले देख तो लो क्या कहानी है। तो इसमें एरर आ सकता था, तो इसको मैंने क्या डाला, ट्राई में। फिर यहाँ पे मैं आगे लिखा कैच, कैच में अब मैं बताऊंगा। अब देखो जो रन टाइम एरर आती है ना, उसकी भी एक टाइप होती है, जैसे कि एसक्यूएल एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब एसक्यूएल एक्सेप्शन कब रहेगा, जब एसक्यूएल सर्वर से कुछ एरर आया, मतलब एसक्यूएल सर्वर में तुमने क्वेरी गलत लिखी है, एसक्यूएल सर्वर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, एसक्यूएल सर्वर का क्रेडेंशियल गलत है, एसक्यूएल सर्वर का यूजर नेम गलत है, तो ये एरर तुमको डॉटनेट नहीं देगा, ये एरर तुमको कौन देगा, एसक्यूएल देगा। तो वहाँ से जो एरर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। एक मैंने लिखा डिवाइड बाय जीरो कर दिया, डिवाइड बाय जीरो कर दिया, तो ये डिवीजन बाय जीरो वाला डिवाइड बाय जीरो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो डिवाइड बाय जीरो कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो वो रन टाइम में आएगा ना समझ में, जब बंदा जीरो लिखेगा सेकंड नंबर में तब, तो रन टाइम में वो एक्सेप्शन पकड़ा जाएगा, तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन हो गया। अरिथमेटिक में कुछ प्रॉब्लम आया, वो एक्सेप्शन हो गया। एरे है, एरे बताया हूँ मैं, तो एरे में एरे के अंदर इंडेक्स, एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4। अब मैं इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ 6, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हर एक्सेप्शन की एक टाइप है, लेकिन अब मेरे को पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, लेट्स से मेरे को नहीं मालूम कोड में एक्सेप्शन की टाइप। तो एक कॉमन एक्सेप्शन है, उसका नाम है एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लिख देने का EX,
ई एक्स लिखो, ई लिखो, एक्सेप्शन लिखो, कुछ भी ऑब्जेक्ट तुम अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। मैं ई एक्स लिखा हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कैच का ब्लॉक। तो ये इतना जो तुमको दिख रहा है, सॉरी यार क्लिक हो गया उस पर, ये इतना जो दिख रहा है तुमको ट्राई का ब्लॉक है, ठीक है। और ये इतना तुमको जो दिख रहा है ये कैच का ब्लॉक है, ठीक है। ऐसा लिख देना थोड़ा समझ लीजिए। तो ट्राई में लेट्स से इसमें ट्राई में 10 लाइन लिखी हुई है, लाइन नंबर 2 में वो क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 2 में एक्सेप्शन आएगा। तो लाइन नंबर 3 वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा कैच में, और कैच की लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। मेरी बात समझ में है क्या बोला मैं? फिर से बोलो। ट्राई में 10 लाइन लिखी हुई है, लाइन नंबर 2 में एक्सेप्शन आया, तो वो लाइन नंबर 2 में एक्सेप्शन आने की वजह से लाइन नंबर 3 पे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, जंप करेगा डायरेक्ट कैच में, और कैच की लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। अब मेरे को कैसे समझ में आएगा कि एक्सेप्शन नहीं आया? अगर कैच ब्लॉक की लास्ट लाइन तक पहुंच गया मतलब नो एक्सेप्शन। कैच की लास्ट लाइन तक पहुंच गया, कैच ब्लॉक की लास्ट, सॉरी ट्राई ब्लॉक की, वही मैं बोलूँ इतना गौर से भी देखेंगे, ट्राई ब्लॉक की लास्ट लाइन तक पहुंच गया तो नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो मतलब अगर वो एग्जीक्यूट होते यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे पहुंच गया तो एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर वो यहाँ तक पहुंच जाता है, मैं बोलूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। बहुत होशियार है। तो अब ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? जब इसमें एक्सेप्शन नहीं रहेगा। अगर इसमें एक्सेप्शन आ गया तो वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आके मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्राई कैच का यूज। तो ट्राई कैच तो बहुत सारे लोग है ना कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछते हैं कि एमवीसी में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करोगे। एमवीसी में एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात होती है तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फिल्टर का, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग ट्राई कैच से करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल सी शार्प पढ़े रहते हैं वो लोग को लगता है कि ट्राई कैच से हैंडल हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ट्राई कैच से तुम अपने ब्लॉक के एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, एमवीसी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकते। मतलब रिक्वेस्ट में एरर आ गया तो अब वो कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए एक कंसेप्ट आएगा जो अभी इसके बाद वाले लेक्चर में माइट भी लूँगा मैं, फिल्टर। क्योंकि अब फिल्टर जब लॉगिन शुरू करूँगा तो लॉगिन से पहले फिल्टर बताना पड़ेगा मुझे। तो फिल्टर जब पढ़ाऊँगा तो फिल्टर के अंदर 4 टाइप के फिल्टर रहते हैं। एक रहता है तुम्हारा एक्शन फिल्टर, ठीक है, एक रहता है तुम्हारा एक्सेप्शन फिल्टर, एक रहता है तुम्हारा ऑथोराइजेशन फिल्टर, और एक रहता है तुम्हारा रिजल्ट फिल्टर। तो 4 टाइप के फिल्टर होते हैं। वो ये क्वेश्चन इंटरव्यू का मतलब 5 स्टार क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते, चाहे कोई भी रहने दो, चाहे वो 5 ईयर वाले का इंटरव्यू हो रहा है, चाहे 1 ईयर वाले का, चाहे फ्रेशर का। एमवीसी का इंटरव्यू है तो एरिया, फिल्टर, कंट्रोलर, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, राउट, समझ लोगे, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। और इसका आंसर तुमको पता भी रहना चाहिए। मतलब अभी फिल्टर का जब आएगा तो बहुत सारा, राउट का तो बताया हूँ मैं, ठीक है। एरिया नहीं बताया हूँ मैं, एरिया मेरे को बताना है। फिल्टर अपना बचा हुआ है, फिल्टर बताना है। ये सब एक एक लेक्चर की चीज़ है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े। तो जब प्रोजेक्ट के साथ में जब वो कंसेप्ट होगा ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि तुमसे अगर कोई पूछता है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट में फिल्टर कहाँ यूज़ किया। अभी फिल्टर बताने के लिए मैं बता दिया 4 फिल्टर है, चारों का यूज़ भी बता दूँगा मैं, खत्म हो जाएगा फिल्टर। लेकिन कोई पूछ लेगा तुमने अपने प्रोजेक्ट में फिल्टर कहाँ पे यूज़ किया, तो फिर उसका आंसर क्या रहेगा। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ही फिल्टर को यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट जनरेट करूँगा मैं, और वो रिक्वायरमेंट बताऊँगा, ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सॉल्यूशन इज फिल्टर। तो ये हो गया, समझ में आया। तो ये यहाँ तक पहुँचा, मतलब ये इंडेक्स पे जाएगा, इधर पे आया मतलब ये रिटर्न व्यू में रुक जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, वापस घसीट के ऊपर ले लेता हूँ। चलो इधर यार स्पीड चल रहा है, क्या खेल है यार। ठीक है, आ गया। इसको हॉट रीलोड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हॉट रीलोड हो गया, F10 F10 F10, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, आ गया। फिर से एक बार विदाउट डिबगिंग करते हैं ताकि समझ में आए। इसको मैं यहाँ पे जाके डिजेबल ऑल ब्रेक पॉइंट, तो ऑल ब्रेक पॉइंट डिजेबल हो गया। अब मैं जाके क्रिएट न्यू
क्रिएट न्यू करके यहाँ पे ऐड किया को जावा, फीस 6000, ड्यूरेशन 3 मंथ, क्रिएट। बराबर। तो ये कैसे कॉल हो रहा है अभी? ये कॉल मेरा, मैं जब क्लिक करता हूँ तो क्या कॉल होता है? एक्शन मेथड, ठीक है। एक्शन का पोस्ट, एक्शन के पोस्ट से क्या कॉल हो रहा है? मेरी सर्विस कॉल हो रही है, ये सर्विस है मेरी, फ्लो समझ लो एक बार। एक्शन के पोस्ट से क्या कॉल हो रहा है? सर्विस, ठीक है। सर्विस में जाके ये ऐड में जाता है। तो अभी यहाँ पे ऐड का तो डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ऐड का क्या है? आई कोस सर्विस। तो ये क्या करता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन ढूंढता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ मिलता है? उसको कोस सर्विस नाम की क्लास में मिलता है, जो IMPL यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे ऐड में आता है, कोस की वैल्यू यहाँ देता है, एंटिटी फ्रेमवर्क को हैंड ओवर करता है, सेव चेंजेस मारता है, रिटर्न बैक होता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क, अब एंटिटी फ्रेमवर्क उसको ले लेते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क ले जाकर डेटाबेस में डालता है और यहाँ से रिलीज कर देता है। तो हम लोग ने बीच में एक लेयर डाल दिया, सर्विस लेयर। तो ये सर्विस लेयर डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो मेरा डिलीट की मीनिंग थी, जो जैसे मेरी डिलीट की मीनिंग क्या थी? अपडेट थी। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क की डिलीट की मीनिंग डिलीट ही है। अगर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क का डिलीट यूज़ करता तो वो एक्चुअल में डिलीट मार देता और कभी नहीं मिलता मेरे को रिकॉर्ड। अभी मेरे को मिलेगा रिकॉर्ड। तो अभी हम लोग डिलीट बना देते हैं यहाँ पे। डिलीट मैं इसके लिए पहले बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को तुमको सॉफ्ट डिलीट बताना है कि सॉफ्ट डिलीट कैसे वर्क कर रहा है। सॉफ्ट डिलीट लास्ट टाइम हालांकि बताया था मैं इज एक्टिव वगैरह का, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझा नहीं था सॉफ्ट डिलीट लास्ट टाइम भी। सॉफ्ट डिलीट याद है क्या? सॉफ्ट डिलीट वर्ड बोला था मैं। सॉफ्ट डिलीट का फंडा क्या है? डेटाबेस में रिकॉर्ड रहेगा, हम लोग सिर्फ इज एक्टिव फॉल्स कर देंगे और दिखाने के टाइम हम लोग खाली एक्टिव वाले दिखाएंगे। तो जब दिखाने के लिए रिकॉर्ड आएगा तो सिर्फ एक्टिव वाला दिखेगा, तो बंदे को लगेगा कि वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, सेव कंट्रोलर। तो इधर पे आया मैं, यहाँ पे आके लेट से मेरे को इसको डिलीट करना है। डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट का के अंदर कोर्स में डिलीट नाम का एक्शन होना चाहिए। तो डिलीट देखो, मैं पहले एरर ला रहा हूँ फिर उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो, ये होता है ना, तो स्क्रॉल करने में जो प्रॉब्लम होता है, तो इधर पे जाने का, राइट क्लिक करने का, आउटलाइन में जाके कोलैप्स टू डेफिनेशन कर देने का। तो ये तुमको पूरा, ये तो पूरा ही हो गया। हाँ, तो ये दिखने लगेगा कि सब डेफिनेशन, एक इंडेक्स बना है, क्रिएट बना है। क्रिएट के बाद अब मेरे को क्या बनाना है? डिलीट। तो मैं लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। डिलीट में क्या पास हो रहा है? दिख रहा है यहाँ पे आईडी पास हो रहा है, इंटीजर आईडी। अब डिलीट से जो आईडी आया वो आईडी से मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड वापस निकालना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड वापस निकालो। तो रिकॉर्ड निकालने के लिए मैं लिखा यहाँ पे कोर्स सर्विस डॉट, देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, डिलीट ऑल है, डिलीट है, गेट ऑल है, अपडेट है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ गेट ऑल, ठीक है। तो गेट ऑल यूज़ किया, ऑल रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें से मेरे को मेरे काम का रिकॉर्ड चाहिए। तो अब देखो, कोई भी कलेक्शन तुम्हारे पास आता है, 3-4 तरीका है यहाँ पे कोड करने का। अब वो तुमको अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग मिलेगा। एक फंक्शन होता है सिंगल, ठीक है। एक फंक्शन होता है फर्स्ट, एक है सिंगल, एक सिंगल और डिफॉल्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और एक है वेयर। ये 3-4 फंक्शन है, मतलब किस काम के लिए वो समझ लो। ये मेरे पास गेट ऑल किया तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए, लिस्ट टाइप हुई। लिस्ट में से मेरे को मेरे काम का आइटम निकालना है। अगर अपने काम का जो लिस्ट आइटम जो अपने काम का जो है वो सिंगल आने वाला है, मेरे को पता है, मैं श्योर हूँ सिंगल। कैसे? अगर मैं आईडी से फिल्टर करूंगा तो ऑलवेज सिंगल ही आएगा, मालूम है मेरे को, क्योंकि प्राइमरी की से फिल्टर कर रहा हूँ मैं। अब प्राइमरी की का फंडा लास्ट टाइम बताया था मैं कि वो एक ही वो यूनिकनेस मेंटेन करेगा। तो उस टाइम पर तुम आंख बंद करके सिंगल फंक्शन यूज कर सकते हो। ये एक सिचुएशन हो, मतलब तुम्हारे पास एरे है, उसमें वो समझे नहीं आती चीज़, नहीं समझा ना क्या समझा? मेरे पास एरे है, लिस्ट ऑफ वैल्यू है, ठीक है। वो लिस्ट ऑफ वैल्यू में से मेरे को कुछ मेरे काम की वैल्यू निकालना है। अब वो वैल्यू माइट भी एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। लाइक जैसे एक सिचुएशन में देता हूँ, मेरे पास लिस्ट नेम की लिस्ट है, उसमें से मेरे को निकालना है एफ से स्टार्ट होने वाले नेम। तो अब ये तो मल्टीपल हो सकता है, बराबर। ये एक सिचुएशन हो गई। तो इसमें से मेरे जो मेरे काम के लिस्ट आइटम है वो मल्टीपल है।
अब दूसरी सिचुएशन में बोलता हूँ कि मेरे पास नेम है, मेरे को एग्जैक्ट नेम ही निकालना है, मतलब एग्जैक्ट आईडी वाला नेम निकालना है, लाइक जिसका आईडी 10 हो और मेरे को मालूम है कि आईडी सबका यूनिक है, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो इस टाइम पे मैं pretty much श्योर हूँ कि सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है। मेरी बात समझी मैं क्या बोलूँ? तो जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होने वाला रहेगा वहाँ पे एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास वेयर का, वेयर फंक्शन। तो लिस्ट, कोई भी लिस्ट के आगे वेयर तुम लिखोगे, यहाँ पे लिस्ट के आगे वेयर तुम लिखोगे तो तुम उससे क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू निकाल सकते हो। और वेयर में तुम क्या करोगे, वेयर में बता दोगे कि कंडीशन क्या है। अभी ये वेयर में देखोगे ना, तो वेयर में यहाँ पे बता रहा है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ठीक में लिखा हुआ। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है तुम्हारी कंडीशन। एक होता है एक्शन, एक होता है एक्शन, एक होता है प्रेडिकेट। एक्शन प्रेडिकेट कैसे वर्क करता है? अगर प्रेडिकेट का मतलब ही कंडीशन होता है, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। तो प्रेडिकेट जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हो गई, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब मैं बोला कि अगर जैसे मैं ऐसा इन जनरल रियल टाइम बोलता ना, वहाँ जाना देखना, अगर शटर खुला रहेगा तो जाके बैठ जाना, नहीं रहेगा बंद रहेगा तो चाबी वहाँ से ले लेना। तो दो एक्शन बोला, एक क्या बोला, एंटर कर देना, और दूसरा बोला कि चाबी कलेक्ट कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये हो गई कंडीशन। तो कंडीशन के बेस पे हम लोग एक्शन लेते हैं, कंडीशन के बेस पे हम लोग एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लेते हैं ना, वो कंडीशन लिस्ट के हर आइटम पे जाके चेक होती है। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया कि आइटम इक्वल्स, आइटम स्टार्ट्स विद एफ, आइटम स्टार्ट्स विद एफ, स्टार्ट्स विद एफ मतलब एफ से स्टार्ट होने वाला है। तो आइटम स्टार्ट्स विद एफ, तो इसमें पहले आइटम जो भी रहेगा उसको जाके चेक करेगा एफ से स्टार्ट होता है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है, लेट्स से पहले ए है, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा, एक्शन क्या ऐड करेगा, एक नई लिस्ट बनाएगा, उसमें ऐड कर दो, और वो नई लिस्ट यहाँ से रिटर्न होगी, इधर से, इधर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो वो नई लिस्ट वहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैं चीज़ तुमको बता रहा हूँ, ये जो भी पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो एक्शन, प्रेडिकेट, सिंगल, वेयर, फर्स्ट और डिफॉल्ट, सिंगल और डिफॉल्ट, इतनी चीज़ मैं तुमको अभी बोला, यही है एक्चुअल में लिंक क्यू। अभी मैं लिंक क्यू बोल के पढ़ाता तो सब लोग बोलते हैं कुछ टफ चीज़ शुरू होने वाली। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये लिंक क्यू है। ये जो मैं अभी लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ये लिंक क्यू है। तो लिंक क्यू में, लिंक क्यू का क्या है, लिंक क्यू का क्या बोलेंगे, पर्पस क्या है, क्यों हम लोग लिंक क्यू, सब कुछ तो सही चल रहा है, क्या ये लिंक क्यू लेके आने की जरूरत है? अगर कोई ऐसा बोले तो फिर, तो लिंक क्यू की जरूरत ये है कि अगर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ आइटम है जो कि डेटाबेस या कहीं और सोर्स से निकल के तुम्हारे पास आ चुका है, जो कि मेरे पास आ चुका है, गेट ऑल से, ऑल आ गया ना, अब इसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करना मतलब इसको फिल्टर करना, इसको सॉर्ट करना, इसकी ग्रुपिंग करना, ठीक है। फिल्टर करना मतलब, या फिर फिल्टर ही करने वाला हूँ, मेरे पास ऑल है तो ये आईडी वाला मैं ढूंढ के निकालूंगा। तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, ऑलवेज कितना रिकॉर्ड आएगा, सिंगल। ये आईडी थोड़ी ना रिपीट होगी, आईडी है ना, तो प्राइमरी की है ना वो, तो रिपीट नहीं होगी, मेरे को मालूम है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सिंगल, या तो सिंगल और डिफॉल्ट। अब सिंगल और डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन, यहाँ पे जितने क्वेश्चन से लिख लो लगे तो सब बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिंगल, ठीक है। फर्स्ट और सिंगल का डिफरेंस भी पूछता है, सिंगल और सिंगल डिफॉल्ट का भी डिफरेंस पूछता है, सिंगल और वेयर का डिफरेंस भी पूछता है, और फर्स्ट और वेयर का डिफरेंस भी पूछता है। वेयर के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या रहेगा, या तो सिंगल पूछ, या वेयर के साथ या तो फर्स्ट पूछेगा या तो सिंगल पूछेगा। तो वेयर और सिंगल में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सिंगल में डिफरेंस क्या है, बात समझ में आ रही। और वेयर, सिंगल और फर्स्ट का डिफरेंस क्या है, तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये हो गया। उसके अलावा तुम्हारे पास जो लिंक क्यू के क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज, इन जनरल वेयर क्लॉज को कैसे यूज करना है तुमको, वो यहाँ पे पूछेगा। और एक और क्वेश्चन रहता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लिंक क्यू के फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। लिंक क्यू के ये फंक्शन है, लिंक क्यू के जैसे फर्स्ट है, टू एरे है, वेयर है, टेक है, एग्रीगेट है, ऑल है, समझिए। ये सब लिंक क्यू के फंक्शन है। तो क्वेश्चन ये है कि लिंक क्यू के ये जो फंक्शन है, ये मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन से
जगह पे मैं लिंक का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो लिंक के फंक्शन तुम आई कलेक्शन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास जो भी रहेगा, मतलब डॉटनेट कलेक्शन, आई कलेक्शन बनाया था इससे पहले, डॉटनेट कलेक्शन की जब बात होगी, जब भी डॉटनेट कलेक्शन आएगा तो तुम लिंक के कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। अब डॉटनेट कलेक्शन में आई इनुमरेबल भी हो सकता है, आई वेरिएबल भी हो सकता है, आई लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, समझिए। तो सीधा उसको क्या बोलेगा, डॉटनेट कलेक्शन। डॉटनेट कलेक्शन के अंदर डॉटनेट कलेक्शन अगर है तो मैं लिंक के कोई भी फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। अब लिंक के फंक्शन के अंदर सबके अपने अपनी मीनिंग है। तो ये अभी ये जो सिचुएशन मेरे पास आई है, ये अभी ये सिचुएशन में लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे लोग वेयर यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि वेयर एक ऐसा जेनरिक है ना जो सब जगह चल जाता है। क्योंकि वेयर कब यूज होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए। अब सिंगल भी आएगा तो चल ही जाएगा ना, लेकिन भी उसमें एक कहानी अलग एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। क्योंकि वेयर का जो रिटर्न टाइप है, वेयर, ये वेयर है ना, हाँ ये वेयर, वेयर का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, आई इनुमरेबल है, मतलब लिस्ट है। अब अगर वो सिंगल भी आएगा ना तब भी वो लिस्ट ही रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एलिमेंट 0 लिख के निकालना पड़ता है उसके अंदर से। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है। तो मैं तीनों तरीके से कोड करके तुमको बताता हूँ, फिर एक तरीके से कोड करूंगा, फिर कमेंट करूंगा, फिर दूसरे तरीके से फिर कमेंट, फिर तीसरे तरीके से फिर कमेंट, ऐसा करता हूँ। ये सिचुएशन समझी में क्या बोला ये, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास आईडी में वैल्यू आ जाएगी, अब वो आईडी है मेरी एक्चुअल में प्राइमरी की। तो इसको सबसे पहले मैं यूज कर, मेरे को मालूम है सिंगल ही आउटपुट आने वाला है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट सिंगल, ठीक है। सिंगल के अंदर, सिंगल का ना दो फॉर्म है, देखो ये सिंगल में एक तो कुछ भी नहीं लिखना है, और दूसरा क्या बोल रहा है, सिंगल में क्या लिखना है, प्रेडिकेट। जब भी प्रेडिकेट आएगा, प्रेडिकेट आएगा, और प्रेडिकेट लाइक ऐसा फंक्शन प्रेडिकेट है, देखिए ये लिखा फंक लिखा है, फंक, फंक ऑफ प्रेडिकेट आएगा। तो इसका क्या मतलब है ये समझना, ये ना तुम ना 10 साल के डेवलपर को बोलोगे ना तो वो उसमें कंफ्यूज रहेगा ये चीज क्या है, इसको अच्छे से समझ लो क्या है। फंक ऑफ दिस कॉमा दिस, इसका क्या मतलब है, फंक लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कोई एक फंक्शन यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, फंक्शन। कोस जो लास्ट पैरामीटर जो है, जेनेरिक्स का जो लास्ट पैरामीटर है वो रहता है रिटर्न टाइप, मतलब फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप बूलियन हो, जिसका इनपुट पैरामीटर कोस हो, ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट पैरामीटर कोस हो और रिटर्न टाइप क्या हो, बूलियन हो। अब इसमें मैं कैसे समझ पाऊंगा कौन सा रिटर्न टाइप है कौन सा वो है, तो लेट्स से यहाँ पे 5 लिखा है, A1 A2 A3 A4 A5 कॉमा करके, जो लास्ट वाला रहेगा ना वो रिटर्न टाइप बने, क्योंकि रिटर्न टाइप तो एक ही रहेगी, अब पैरामीटर मल्टीपल रहेगा। तो स्टार्ट के जितने हैं वो सब पैरामीटर हो गए फंक्शन के, और एंड का क्या हो गया, उसका रिटर्न टाइप हो गया। तो अब यहाँ पे इसको अगर लिखना है मेरे को तो मेरे को एक नया फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं फंक्शन वाला वे बताता हूँ, फिर उसका एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, इसका शॉर्ट क्या है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन, लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को फंक्शन बनाना है, मैं बोला ठीक है देखो फंक्शन चाहिए, फंक्शन बना देते। तो यहाँ पे आया, मैं एक फंक्शन बनाया। फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी, इनपुट पैरामीटर में चाहिए कोस और रिटर्न में चाहिए बूलियन, बराबर। तो मैं एक फंक्शन बनाया यहाँ पे आगे, प्राइवेट नहीं पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या चाहिए, बूलियन। फंक्शन में बनाया ईच रिकॉर्ड, ऐसा करके एक फंक्शन बनाया। इसके इनपुट में क्या चाहिए, कोस, इसके इनपुट में चाहिए कोस, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहना चाहिए। चलो अभी मैं फिलहाल ऐसे डाल देता हूँ, रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब ये फंक्शन को यहाँ पे तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको क्या चाहिए था, एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसके इनपुट में कोस जाए, आउटपुट में बूलियन है। ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा, ये मेरे को इंटेलिजेंस से मालूम पड़ा। इंटेलिजेंस बोला मेरे को फंक चाहिए, फंक ऑफ व्हाट, कोस कॉमा बूलियन। तो ये हो गया फंक
ऑफ कोस कॉमा बूलियन। अभी ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, ये कलेक्शन में जितने एलिमेंट रहेंगे ना, 5 एलिमेंट है, तो पहले के लिए एग्जीक्यूट होगा, पहला एलिमेंट इसमें डालेगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा एलिमेंट इसमें डालेगा, इस पे एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा एलिमेंट इसमें डालेगा, इस पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थोड़ा टीडियस सिंटैक्स हो गया ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार इतना की कहानी करनी पड़ रही है इसके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है कि तुमको लिखने जाने पे आता है ना, मैं तुमको एक तरीका देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन का नाम मत लिखो, पहला वो क्या बोलता है, फंक्शन का नाम उड़ा दो, तो फंक्शन बन जाएगा एनोनिमस, ठीक है। फंक्शन का नाम उड़ा दे, तो ये सेक्शन खत्म हो गया, ये सेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फंक्शन है वहां पर, ये कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को, तो फंक्शन है उसके लिए बनाया उसने लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके लिए उसने क्या बनाया, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन है तो तुम क्या लिखो, ये साइन लिखो। ये साइन का क्या मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस प्लस में। ये साइन का क्या मतलब है, ये साइन का मतलब है कि ये एक फंक्शन है, इससे पहले जो भी आएगा, इससे पहले जो यहाँ पर जो लिखा रहेगा ये फंक्शन का पैरामीटर रहेगा, और इसके बाद जो यहाँ पे लिखा रहेगा ये फंक्शन की बॉडी रहेगी। क्या बोला मैं, ये क्या हो जाएगा फंक्शन का इनपुट पैरामीटर, और ये क्या हो जाएगा फंक्शन की बॉडी। तो ये चीज़ को मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं बोला मैं इनपुट पैरामीटर में क्या बोल रहा है वो, तो इनपुट पैरामीटर में वो बोल रहा है कोस, तो कोस के लिए मैंने क्या पैरामीटर लिया है, सी, तो मैं लिखा है यहाँ पे सी, ठीक है। और फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसको फिलहाल मैं ब्रैकेट डाल के ऐसा लिखता हूँ तुम्हारे समझाने के लिए। तो मैं इसको ऐसा लिखा ना, अगर मैं ऐसा लिखा तो ये इसके इक्विवेलेंट ही है। देखो दे रहा है क्या है ना, फंक्शन शॉर्ट हो गया। अब एक और शॉर्ट करते हैं, इसके साथ शॉर्ट होने लगा, तो इसका ऐसा शॉर्ट कि अगर यहाँ पर फंक्शन में एक लाइन की बॉडी है, मतलब एक स्टेटमेंट है, तो वो बोलता है ब्रैकेट भी मत लगाओ भाई, और रिटर्न भी हटा दो, सेमीकोलन भी मत लगाओ। इसका मतलब भी वही फंक्शन है, हो गया शॉर्ट। इसका मतलब और इसका मतलब सेम, जावा सेम कर, पहले इधर आया बाद में उधर आया। तो सी, ये क्या हो गया, सी सच दैट 2 का मतलब क्या हो गया कि ये एक फंक्शन है जिसके इनपुट में सी जाएगा, अब वो सी की टाइप क्या लेगा, जो ये कलेक्शन की टाइप है। कलेक्शन की टाइप क्या है, पोस्ट की लिस्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका बना, पोस्ट, सिंपल। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है, एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब रिटर्न ट्रू करेगा, जो तो मैं नीचे कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन, अब लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन, तो लैम्डा एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ए फंक्शन। लैम्डा एक्सप्रेशन ये क्या है, ये फंक्शन है, समझ जाएगा, विद शॉर्ट नोटेशन। अब वो पूछेगा तुमसे शॉर्ट नोटेशन क्या है, तो तुम उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अंदर एक फंक्शन लिखो, एक एक चीज कम करते जाओ, उसमें एक एक चीज कम करते जाओ। तो कैसा होता है कि सबसे पहले नाम हटेगा क्योंकि वो एनोनिमस है, तो नाम हटा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप जो भी है वो रिटर्न कर देगी। उसके बाद इनपुट है, तो इनपुट में ये टाइप भी हट जाएगी, सिर्फ सी जो है यहाँ आ जाएगा। नाम खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये सी इधर आ गया। तो फंक्शन की बॉडी थी वो यहाँ लिखो ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद बोलो अगर मेरे फंक्शन की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं और रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू रिटर्न होगी एज इट इज। तो ये तो इसका मतलब फंक्शन ही हो। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ कि प्रेडिकेट हम लोग लिखते कैसे है। तो इसमें प्रेडिकेट हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंगल में को कौन से बेस पे सिंगल निकालना है, तो मैं लिखा सी सच दैट सी डॉट आई डी इक्वल्स आई डी, ये हो गया।
तो ये क्या हो गया, ये मेरे को लिखा हुआ कोड कैसा दिख रहा है, मेरे को लिखा हुआ कोड दिख रहा है कि बस यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन एडेड है, c इज इक्वल टू id, लेकिन ये कोड क्या है, ये एक फंक्शन बना, ठीक है, ये एक फंक्शन बना जिसमें ये इनपुट पैरामीटर पोस्ट का ऑब्जेक्ट गया, उसमें जाने के बाद वहां पे जो पोस्ट का ऑब्जेक्ट है वो ये आईडी से मैच हुआ, ये आईडी भी ये आईडी इसके पोस्ट की जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी आईडी से मैच हुआ। अगर ये मैच हो जाता है, अगर ये मैच हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और सिंगल में जो रिकॉर्ड के लिए ट्रू आएगा वो रिकॉर्ड को वो एक नए कलेक्शन में इधर से ऐड कर देगा, तो वो नए कलेक्शन का नाम लिखता हूँ। अब सिंगल में तो एक ही आता है, सिंगल में एक ही आउटपुट आता है, तो मैं यहाँ पे लिखा वेर ठीक है, रिटर्न कोर्स यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो रिटर्न कोर्स आया वो ये आईडी वाला कोर्स ही रहेगा क्योंकि वो फिल्टर हो गया है। तो अब देखो मेरे पास आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। पहले के लिए चेक करेगा और आईडी ऊपर से आई है, लेट्स से 3, ऊपर से आईडी, ऊपर से मतलब ये इधर से, ऊपर मतलब ये ऊपर आ गया, ये इधर, ठीक है, ये इधर रुका हुआ है, वही के लिए बना रहे हम लोग। तो ऊपर से लेट्स से आईडी आई है 3, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट के लिए ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं बेटर वे क्या है इसको कोड करने का कि जितना तुम फंक्शन कॉल करते जाओगे ना उतना ही नहीं रहा। अब यहाँ पे 2, 3 जितना फंक्शन आएगा उसको लाइन बाय लाइन मार के नेक्स्ट लाइन में मूव करते जाने का। तो अब ये यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा एज ए 3 जो ऊपर से आ रहा है, जो यहाँ से इनपुट 3 लेगा और क्या करेगा, वो 3 को फर्स्ट वाले रिकॉर्ड से मैच करेगा। तो फर्स्ट रिकॉर्ड का आईडी रहेगा 1, तो आएगा फॉल्स, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिटर्न में ऐड नहीं करेगा। फिर दूसरे के लिए जाएगा, दूसरे के लिए कॉल करेगा, दूसरे का आईडी होगा 2 जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3, तो उसको भी मैच करके फॉल्स करेगा, तो उसको भी रिटर्न कलेक्शन में ऐड नहीं करेगा। फिर जाएगा थर्ड के पास जाएगा, उसका आईडी और आईडी मैच हो जाएगा तो रिटर्न होगा 2, तो जहाँ पे ट्रू होगा वो ऑब्जेक्ट को उठा के रिटर्न कलेक्शन में ऐड करेगा, तो रिटर्न कलेक्शन में यहाँ ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी ये तो सिंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है मेन डिफरेंस सिंगल वाला, ठीक है। तो मेन डिफरेंस कितना बच गया, तो मेन डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे, डिफरेंस यही है कि तुम्हारा कलेक्ट जो सिंगल है, सिंगल जो फंक्शन है तुम्हारा, सिंगल फंक्शन क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो अगर मोर देन 1 प्लेसेस पे उसको ट्रू मिलेगा, मोर देन 1 प्लेसेस पे उसको ट्रू मिलेगा, डायरेक्ट पड़ जाएगा, वो बोलेगा भाई तुमने सिंगल यूज किया और मेरे को एक से ज़्यादा सही मिल गया। और यही चीज़ अगर वेयर में होगी तो वो जितनी जगह सही मिलेगा सबको रिटर्न कर देगा। तो ये उसका मेन डिफरेंस है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग, इसको मैं लिखता हूँ हॉट रिलोड करता हूँ और जो रिटर्न कलेक्शन मेरा आया है ना, वो रिटर्न कलेक्शन को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू में भेज देता हूँ और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं हम लोग। एक यहाँ पे जाके व्यू ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड व्यू करके यहाँ पे आया, इधर पे मॉडल मेरा है एक, नहीं सॉरी, यहाँ पे ले लेता हूँ डिलीट, यहाँ पे ले लेता हूँ कोर्स, यहाँ पे आ गया EF कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस ऐड, ये हो गया। कंट्रोल शिफ्ट B, कंट्रोल F5, इसको कर दो कोर्स की लिस्ट, ठीक है। तो इसको लेट से मेरे को डिलीट करना है, तो इसको यहाँ पे गया, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ये 2 ID पास हुआ, 2 ID किधर पास हुआ, 2 ID यहाँ पे पास हुआ कोर्स कंट्रोलर में, कहाँ गया, इधर 2 ID इधर पास हुआ। फिर वो 2 जो है वो हर एक रिकॉर्ड से मैच हुआ, जहाँ पे उसको 2 मिला वो ऑब्जेक्ट को उसने रिटर्न किया इधर, यहाँ से उसने भेजा उसको इधर, यहाँ से आया ये इधर व्यू में आके सबका नेम और फीस ये सब रेंडर हुआ जो तुमको सामने दिख रहा है। समझ में आएगा?
अब इसमें देखो, इसमें दिखाने वाली चीज़ कौन सी है, मेरे को नेम दिखाना है, मेरे को फीस दिखाना है, मेरे को ड्यूरेशन दिखाना है। क्रिएटेड बाय, तो ये सीड से क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो क्रिएटेड बाय हम लोग दिखा देते हैं। अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन, डिलीटेड बाय, डिलीटेड ऑन, और इज एक्टिव, ये फ्लैग को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो ये फ्लैग हट जाएगा। मैं व्यू में गया, व्यू यही है, हाँ, इधर से क्रिएटेड बाय रहेगा, क्रिएटेड बाय इधर भी है, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन भी रहेगा। अपडेटेड बाय से मैं डिलीट करना स्टार्ट किया, अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन, डिलीटेड बाय, डिलीटेड ऑन, इज एक्टिव, हो गया, सही है। तो ये हो गया मेरा डिलीट का। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, डिलीट का पोस्ट कॉल होगा, नॉर्मल जैसा डिलीट का पोस्ट होता है, तो डिलीट का पोस्ट कॉल होगा। डिलीट के पोस्ट से आईडी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आके कोर्स में गया, कोर्स में जाके इसको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐड किया था मैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर पे आके लिखा मैं पब्लिक, आओ सर, एक्शन रिजल्ट, डिलीट, तो अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया, इधर पे डिलीट इंट आईडी है, यहाँ पे भी डिलीट इंट आईडी है, लेकिन एचटीटीपी पोस्ट वाला है। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिखा पोस्ट, और जो मेरा रिक्वेस्ट है वो फाइंड करेगी एक्चुअल में सिर्फ डिलीट नाम को। तो ये डिलीट नेम को मैं क्या कर दूंगा, एक्शन नेम में ऐड कर दूंगा। ये ऑलरेडी बताया हूँ शायद मैं। तो इसको एक्शन नेम में ऐड कर दिया, ये डिलीट पोस्ट हो गया। सेम लाइन यहाँ पे भी आएगी, सेम जैसा ऑब्जेक्ट मैं वहाँ निकाला हूँ वैसी ऑब्जेक्ट यहाँ से निकालूंगा, और ये रिटर्न ऑब्जेक्ट जो निकाला हूँ इसको डिलीट होने के लिए भेजूंगा सर्विस को। तो मैं यहाँ पे सर्विस को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सर्विस का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको कॉल करूँगा। तो कोर्स सर्विस डॉट डिलीट, डिलीट में बोल रहा है रिटर्न कोर्स, हो गया। अब ये एक्चुअल डिलीट नहीं करेगा, ये मेरे सर्विस का डिलीट करेगा। मतलब क्या करेगा, इज एक्टिव फॉल्स करेगा, डिलीटेड बाय अपडेट करेगा, समझ हो गया, डिलीटेड डेट अपडेट करेगा, और ग्रिड में से दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्रिड जो सिर्फ एक्टिव रिकॉर्ड्स को दिखा रही है। तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज ये सॉफ्ट डिलीट मारेगा वहाँ से। तो ये सॉफ्ट डिलीट का फंडा हो गया। और अगर डिलीट हो गया है तो इसको, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ वही चीज़, ट्राई कैच करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के एस, ट्राई एंटर, हो गया। तो ये हो गया। अगर कैच आया तो रिटर्न व्यू, और अगर सही हो गया तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, लिस्ट पे चला जाएगा वापस। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट बी, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार फिर। ऐसा कहाँ है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये कोर्स है, इसको मैं लेट से डिलीट करने के लिए आया, तो क्रिएटेड बाय सिस्टम दिखा रहा है, डिलीट, डिलीट हो गया। मेरे को लगा इधर से डिलीट हो गया, जाके डेटाबेस में चेक कर लो। है डेटाबेस के अंदर, लेकिन क्या अपडेट हुआ वो देखो, डिलीटेड बाय अपडेट हो गया, और इसका फ्लैग क्या हो गया, देखो। तो ये प्रॉपर, मतलब ये एक एंटिटी के लिए ये कोड चल गया ना,
तो ये एवरी एंटिटी के लिए चलेगा, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में चलेगा, तो वो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ चल रहा है तो हर जगह चलेगा वो कोड, क्योंकि कोड तो कॉमन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये है सॉफ्ट डिलीट। तो तुमने लेक्चर में इसके लिए देखो सॉफ्ट डिलीट का पढ़ना, मतलब वहाँ लिखना बंद क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्टिव रिकॉर्ड दिखाएंगे। जैसे तुम्हारा क्लाइंट है, तुमको झूठ बोल रहा है, बोलता है कि या तुमको क्लाइंट से पैसा ऐड है, तुम्हारा क्लाइंट से बोला भाई वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, भाई उसके लिए तो पैसा लगेगा। अब कैसे पैसा लगेगा, यहाँ जाकर वन कर देने का आ गया पर रिकॉर्ड 100 रुपीज। समझे क्या? अगर उससे अनएक्सपेक्टेडली डिलीट हो गया और वो बोलता है कि मेरे को रिकॉर्ड वापस बैकअप चाहिए, पैसा तो पूरा रिकवरी मांगना पड़ता है, 2 घंटा 3 दिन का टाइम लगेगा। तो इधर पे जाके इसको वन करना है तुमको और इसको वापस नल कर देना है मैनुअल स्क्रिप्ट से। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? वो खुद बताएगा मैं क्या क्या डिलीट किया, वही आईडी को करके देना। 10 है 1 का 100। ये समझे क्या? तो ये लोग जो क्लाइंट लोग ना करते हैं ना कारस्तानी कुछ भी, इधर जा, ये डिलीट मार, वो कर, ये एडिट कर, तो उसके लिए ये हम लोग को मेंटेन करके रखना होता है। अभी ये क्लाइंट को ये व्यू दिखेगा, वो इधर आया, इधर आके वाला देखता हूँ डिलीट होता है कि नहीं, ये हो गया डिलीट बराबर। अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे आके ये अपडेट हो गया। अब वो बोलता है कि मैं अरे यार ये 2 डिलीट नहीं, अब उसने क्या किया वापस जाके फिर से नया बना दिया, लेट्स से उसने नया बना दिया। अब ये आईडी जो थी 3 और 4 हर जगह सिस्टम में मैप थी बराबर, तो उसकी बिलिंग चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि आईडी तो अभी कोर जावा की जो बिल बनेगी वो आईडी 4 पे बनेगी। अब वो एक और नया कोर जावा बनाएगा, वो 5 नंबर पे बनेगा, और फिर अपने को क्या बोलेगा, अरे वो सिस्टम में कोर जावा की बिलिंग आ ही नहीं रही है। तुमको ये नहीं बताएगा कि मेरे से डिलीट हुआ और मैं रिक्रिएट किया उसको, मेरी बात समझेगी? तुमको वो ये नहीं बताएगा, तो फिर वो तुमको बताना है। तो तुमको बताने के लिए तुम्हारे पास ये चाहिए ना, नहीं तो अगर तुम हार्ड डिलीट मारते चले जाओगे तुमको ही नहीं पता चलेगा। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि सिस्टम में बहुत सारे रिकॉर्ड जमा हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एएमसी कस्टमर को चार्ज करते हैं। तो एएमसी के अंदर क्या होता है, एनुअल मेंटली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हम तुम्हारा डेटा जो है साल भर तक ही रखेंगे संभाल के, साल भर तुम्हारा डेटा, तो हम लोग इसको मैनुअली डिलीट करेंगे यहाँ से क्वेरी से। मतलब हम लोग एक अपने लिए एक वो बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे जो जिसको क्लाइंट का एक्सेस नहीं रहेगा, वहाँ पे जाएंगे डिलीट, वहाँ हार्ड डिलीट मारेंगे, फिर डेटाबेस खाली होगा। एक तरीका ये है, और दूसरा जो कंसेप्ट है थोड़ा हाई लेवल का, जो शायद तुम लोग सुने भी होंगे, इसको उठा के हम लोग डाल देंगे एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह, वो अब ये डेटा का क्या यूज है, तो बहुत पुराना डेटा हो गया, क्लाइंट को इसका यूज नहीं, तो हम लोग इसको डाल देंगे एक दूसरे डेटाबेस में, और वहाँ पे इसको हम लोग यूज करेंगे एनालिसिस पर्पस। एनालिसिस पर्पस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या डेटा साइंस वाले जो रॉ डेटा को हायर कंसेप्ट, वो एक दिन थोड़ा ज़्यादा आगे चलते हैं। डेटा साइंस से पहले मतलब उससे AIML से पहले, डेटा साइंस से पहले एक और कंसेप्ट आता है जो डेटा साइंस को डेटा फीड करवाता है, दैट इज योर डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस कौन सुना है? डेटा वेयर हाउस सुने होगे? हाँ, तो वो ये डेटा होता है उसके अंदर, और उसमें अगर तुम देखोगे ना उसमें सब एनालिसिस की क्वेरी होगी। लेट्स से मेरे को बिग बाजार का 15 साल का डेटा मिला, और मेरे को उसके बेस पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है कि ये मॉनसून में क्या बिकेगा, तो मैं लास्ट 15 ईयर के मॉनसून का डेटा देखूंगा और वहाँ पे देखूंगा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, अम्ब्रेला निकाल के लाके वो एकदम टॉप पे आगे रखे। ये सब ऐसे ही नहीं होता है, ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन से होता है। जो 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा, 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा कहाँ रहेगा? ये OLTP सिस्टम है, 15 साल का डेटा रहेगा इसके अंदर, तो वो तो फॉर्म ही नहीं खुलेगा। एक बिल बनाने के लिए उसको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट, एक बार क्लिक करेगा 3 मिनट, एक बार क्लिक करेगा 3 मिनट। तो ये डेटा उठा के डाल देते हैं हम लोग कहाँ पे? वेयर हाउस के अंदर, और वो वेयर हाउस का नाम है तुम्हारा डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस का डेटा भी क्यों यूज, जब OLTP सिस्टम के अंदर दिखता नहीं है तो यूज में क्या आता है? 2 उसका यूज है, एक तो एनालिसिस और दूसरा हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद कोई कस्टमर आ रहा है बैंक का, वो बोल रहा है कि मेरा अकाउंट 4 साल से बंद है, तुमने गलत चार्ज उस पर सीज किया है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, है ना। बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 साल से बंद रहता है, फिर अचानक बैंक में पहुंच जाते हो लोग,
वो क्लेम करने के लिए मेरे दादा का था, ये 10 लाख रुपया था, पासबुक में दिख रहा है, तो वो अकाउंट सीज हो जाता है। वो डेटा वेयर हाउस जब तुम जाओगे ना, वो लोग बोलेंगे 7 डेज लगेगा उसके लिए। क्यों? वो रिक्वेस्ट जाती है वेयर हाउस वाले लोग, फिर उन लोग जाके उन लोग रिपोर्ट निकाल के उन लोग देते हैं वो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के लिए। डेटा कहीं जाता नहीं, डेटा रहता है डेटा सेंटर्स में, डेटा पड़ा हुआ रहता है वेयर हाउस में। बस हमारे OLTP सिस्टम, 2 सिस्टम होता है, एक होता है डेटा वेयर हाउस और एक होता है OLTP सिस्टम। OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। OLTP इज नथिंग बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो हम लोग बनाते हैं वो OLTP सिस्टम, समझेगा। जो डेटा साइंस वाले काम करते हैं वो वेयर हाउस। डेटा साइंस वालों को डेटा साइंस वाले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं डेटा के। जो मैं तुमको बोला ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बिग बाजार में एक जगह पे वो अमूल की मिल्क की थैली रखी है, तो उसके जस्ट बाजू में ब्रेड रखा हुआ मिलेगा और उसकी रिलेवेंट चीजें रखी हुई मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोडक्ट जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इसके साथ में हमेशा लोग जैम के साथ में मिल्क उठाते हैं, जैम के साथ में ब्रेड, तो अजीब अजीब चीज तुमको अलग अलग जगह रखी मिलेगी एक सेक्शन के अंदर। एक तो वो रैक रहेगा वो अलग है, जो बीच में रैक रहेगा ना उसमें तुमको अलग अलग चीज रखी मिलेगी। वो किसके बेस पे आता है? वो डेटा के बेस पे निकालते हैं कि मेरा मिल्क बिकता है, उसके साथ में जैम भी बिकता है, कंपोस्ट बॉक्स बिकता है, उसके साथ में शार्पनर बिकता है, शार्पनर के साथ में पेंसिल। ये सब अलग अलग सेक्शन की चीज है ना, लेकिन तुमको एक जगह रखनी मिलेगी। और सीजनल एनालिसिस होता है, सीजनल एनालिसिस, मानसून का अलग हो गया, स्कूल खुलने वाली है तो वो अलग हो गया। तो वो जो उनका होता है ना, वो ऐसा सोचते नहीं है कि स्कूल खुलेगी चलो जाके रखो अपनी किराना दुकान जैसा, वैसा नहीं। उनका सिस्टम क्या होता है, तो उनका 15 साल का डेटा उसमें दिखाएगा, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा था ये महीने में, ये था, अच्छा ये था, ठीक है। हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मानसून के टाइम पे कौन सा था, ये था, अम्ब्रेला, रेनकोट, ये सब अलग डाल दूँ। हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है तुम्हारा गर्मी में मई से पहले क्या था, एसी का ऑफर निकाला, समझिएगा। तो ये जो डिसीजन लेते हैं ना वो लोग, ये सब डेटा के बेस पे लेते हैं। तो ये डेटा कभी कोई भी सिस्टम में, तुम कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे, कहीं भी हार्ड डिलीट नहीं मिलेगा। ये बैकएंड वाले की जिम्मेदारी होती है उसको मेंटेन करना। तो ये हम लोग ये तरीके से मेंटेन किए, जो हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर ही ऐड हो गया, मतलब ये हम लोग का आर्किटेक्चर बन गया। अभी कोई भी एंटिटी ऐसे ही काम करेगी, डिलीट। क्लियर है?